સોમનાથની અંદર જે મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે તેનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને પાર્વતી માતાના મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવાના છે। પ્રધાનમંત્રી વર્ચ્યુઅલી જોડાઈ ચૂક્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। नायक जी, गुजरात के पर्यटन मंत्री श्री जवाहर चावड़ा जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, गुजरात के पर्यटन राज्य मंत्री श्री वसंत भाई अय्यर जी, जूनागढ़ के सांसद श्री राजेश भाई चुडासमा जी, सोमनाथ ट्रस्ट के विश्वस्त श्री हर्षवर्धन नेवटिया जी और उसी ट्रस्ट के सचिव श्री पी के लाहिरी जी एवं आज की सभा में उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री सोमनाथ जी मंदिर परिसर के कुछ घटकों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास होना है। श्री सोमनाथ जी के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों वर्षों से संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक इस वैभवशाली मंदिर ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। हर पल हमें स्मरण होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर भी सत्य और आध्यात्मिकता की आस्था और गरिमा हमेशा बनी रहती है। अब मैं इस परियोजना के उन घटकों का विवरण देने जा रहा हूं जिनका हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन अथवा आज शिलान्यास करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की प्रसाद परियोजना के अंतर्गत निर्मित समुद्र दर्शन पथ और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का समावेश है, जिसमें गुजरात सरकार के साथ हमें सहकार्य मिला है। इसके अलावा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के सौजन्य द्वारा जूना सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास तथा पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी आज होना है और इस मंदिर का निर्माण निजी दान के माध्यम से होगा। इस समारोह का प्रारंभ हम प्रार्थना से करेंगे। इनमें श्री गणेश वंदना, भद्र सूक्त के कुछ वेद मंत्र, शिव महिमा स्तोत्र के कुछ श्लोक एवं विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना सम्मिलित है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिर्गो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भदमात्वमजा श्रीगर्भदम्मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्दोषस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्ति देवा जतरानश्चकराजरशान्तनो नाम उत्तराशो चक्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेखता युर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवाम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे स्वप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
ततो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जतभद्रन्तन्न आसुव नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च नमो ज्येष्ठाय प्रियदवदवेष्ठाय च नमो नमः क्षोदेष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः असितगिरिसमञ्चाट्टजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी भद्रमुर्वे लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां भीषभारं न याते इत्येषा वाङ्मये पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम श्री सोमनाथ महादेव की जय। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। परम आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, हमारे गुजरात के साथी मंत्री श्री जवाहर भाई चावड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती रामीबेन और सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टीगण के सदस्य श्री प्रवीण भाई लहरी और श्री जेडी परमार जी, उपस्थित भाई और बहनों, मैं गुजरात की जनता, राज्य सरकार और श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री श्री और गृह मंत्री जी का और आदरणीय अडवाणी जी का मैं स्वागत करता हूं। पर्यटन मंत्री और राज्य मंत्री श्री और मंत्रालय के सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूं। गुजरात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने जो उच्च लक्ष्य रखे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। हमारा सौभाग्य है कि सोमनाथ ट्रस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अध्यक्ष है और गृह मंत्री श्री अमित भाई ट्रस्टी है। 2010 में ट्रस्टी मंडल में नियुक्ति के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोमनाथ के विकास को एक नई दिशा और दृष्टि दी है। पिछले 10 साल में लीलावंती अतिथि गृह, माहेश्वरी अतिथि गृह और सागर दर्शन अतिथि गृह जैसे आधुनिक सुविधा युक्त अतिथि गृह जिसमें 300 कमरे का निर्माण हुआ और नए 3 भोजनालय से स्वरोजगार का भी निर्माण हुआ और अतिथियों को सुविधा भी प्राप्त हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के निर्देशन पर श्री कृष्ण की अंतिम लीला के स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर का संपूर्ण नव निर्माण किया गया और त्रिवेणी संगम पर राम मंदिर का भी निर्माण एवं सभागृह की व्यवस्था की गई है। श्री सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह, दरवाजे, स्तंभ, शिखर के कलश एवं त्रिशूल को सुवर्ण से मंडित करने से सोमनाथ का प्राचीन वैभव
लौट आया। सामान्य जन के निवास के लिए 320 लोगों की क्षमता वाले डोरमेंट्री का भी निर्माण हुआ है। मंदिर और रास्ते को रोशनी से सुशोभित किया गया है और प्रभास तीर्थ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अविरत प्रयत्न की मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सराहना करता हूं। भारत सरकार ने प्रासाद योजना शुरू करके द्वारिका और सोमनाथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमनाथ में 2000 कार, 120 बस के लिए अति आधुनिक पार्किंग सुविधा और पर्याप्त संख्या में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और यात्री सुविधा केंद्र एवं धन कूड़े का रूपांतर जैसे 3 प्रोजेक्ट का पिछले साल लोकार्पण भी किया था। आज प्रसाद योजना का सबसे सुंदर प्रोमोनेड समुद्र दर्शन पथ का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री करेंगे तथा प्रभास तीर्थ की शोभा और बढ़ेगी। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता पार्वती जी का एक बड़ा मंदिर का निर्माण होने से कई श्रद्धावान भक्तों को आनंद और संतोष मिलेगा। प्राचीन मातोश्री अहल्याबाई होलकर निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर के परिसर का भी निर्माण होने से भगवान के सन्मुख प्रवेश करके भक्तों को आनंददायक अनुभव होगा। मंदिर शिल्प कार्य और रचना के बारे में कायमी प्रदर्शन द्वारा प्राचीन मंदिर निर्माण के बारे में अच्छी माहिती मिलेगी। यह 4 परियोजना का खर्च 80 करोड़ से ज्यादा है। मुझे यह जानकारी देखते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से पीने का पानी, सोलर पावर एवं सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के लिए 26 करोड़ की लागत से कई काम पिछले 5 साल में किए गए हैं। यात्रा धाम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत सोमनाथ से ही की गई थी। पिछले 5 साल में 6 करोड़ का खर्च करके देश के स्वच्छ मंदिरों की सूची में सोमनाथ का नाम शामिल हो सका। हर महीने 6 करोड़ से अधिक मुलाकातियों को के साथ सोशल मीडिया में डिजिटल दर्शन में सोमनाथ मंदिर सबसे आगे है। कोविड और साइक्लोन के समय में भी सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों की सुविधा और मदद देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। कौशल्य निर्माण कार्य में अभी तक 2000 से ज्यादा युवा युवती को स्वरोजगार में स्थापित किया है। सोमनाथ ट्रस्ट की सेवा की प्रवृत्तियों से गिर सोमनाथ जिले में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रभास तीर्थ के विकास में राज्य सरकार उनके सपने को साकार करने में सदैव परिश्रम और सहयोग करेगा। यह कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं गुजरात की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह सोमनाथ जी के अनन्य भक्त है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस क्षेत्र के विकास के लिए अविरत कार्यरत है। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से शुरू हुआ और आज हमारे गुजरात के सर्वाधिक सक्षम और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में सरदार साहब का सपना साकार हो रहा है और उससे भी आगे बढ़कर ये प्राचीन तीर्थ की गरिमा आसमान को छू रही है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मैं इस पवित्र अभियान में प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और राज्य सरकार गुजरात की जनता की ओर से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय सोमनाथ, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के विश्वस्त भी हैं, कि वे इस अवसर पर अपने विचार हम सबके साथ साझा करें।
देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र भाई आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी और भारत के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी, श्री श्रीपाद यसो नायक जी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, हर्षवर्धन निवेतिया जी, सोमनाथ में मंच पर उपस्थित श्री जवाहर चावड़ा जी, रामीबेन, श्री प्रवीण भाई लहरी, श्री जीडी परमार और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल सभी के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। देश का यह प्रथम ज्योतिर्लिंग न केवल देश, दुनिया और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं का श्रद्धा केंद्र रहा है। आज जब 4 नए प्रकल्प इस परिसर में जुड़ने जा रहे हैं, उस वक्त मैं कुछ चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि 2010 में जब देश के अभी के प्रधानमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के साथ जुड़े, तब से ये तीर्थ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तीर्थ क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र को एक जोन बनाकर उसका विकास राज्य सरकार के माध्यम से किया गया। इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ने के लिए रेलवे, एसटी, कई सारी चीजों से उसका जुड़ाव किया गया और विकास के लिए हर एक संभावनाओं का दोहन करते हुए विकास का एक परिपूर्ण नक्शा नरेंद्र भाई ने 2010 में ही तैयार किया। न केवल विकास पूजा शास्त्रोक्त रूप से हो और पूजा में शुद्धता आए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। स्वच्छता, उसके लिए आज मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि देश के गिने चुने मंदिरों में से सोमनाथ मंदिर ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाएगा, जहां पर स्वच्छता के लिए पूरी चिंता ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। सोमनाथ धाम में जो अन्य तीर्थ स्थान है, वो सभी का भी पुनरुद्धार करना, उनको यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण सुविधापूर्ण बनाना और उनको भी एक टूरिस्ट मैप पर पॉपुलर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जो आज परिणाम दे रहा है। सोमनाथ के दर्शन, सोमनाथ की हर आरती के दर्शन दुनिया भर के श्रद्धालु डिजिटली कर पाए, इसके लिए भी हमारी ट्रस्ट की बैठक में कई बार उन्होंने न केवल मार्गदर्शन दिया, आग्रह भी रखा और उसका मॉनिटरिंग भी किया है। इसका परिणाम है आज सबसे ज्यादा देखने वाले, डिजिटली देखने वाले आरती में सोमनाथ का नंबर अग्रिम स्थान पर है। और मुझे लगता है कि जिस रोड मैप पर ये मंदिर का विकास चल रहा है, हम सरदार पटेल, जाम साहेब और के.एम. मुंशी के स्वप्नों का एक तीर्थ क्षेत्र बनाने में जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक है। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को क्षत विक्षित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, उसमें प्रसाद स्कीम के तहत सोमनाथ सैरगा, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो हुआ है, इसका उद्घाटन होने जा रहा है और श्री पार्वती मंदिर का शिला पूजन होने जा रहा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने देश भर के
सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों को प्रसाद स्कीम के तहत लेकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसके आसपास यात्री सुविधाओं की चिंता करी और न जाने कितने ये 7 साल के अंदर कितने तीर्थ स्थान प्रसाद योजना का फायदा उठाते हुए आज बहुत अच्छी तरह से हर धर्म के श्रद्धालु, हर संप्रदाय के श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा केंद्र पर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आज यहाँ पर अरब सागर के समुद्र तट पर एक पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और इससे लगभग 160 छोटे स्वनियोजित व्यापारियों को भी जगह देंगे, जिससे आने वाले यात्रियों को शाम के समय के बाद अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पर जाकर एक अच्छी पर्यटन केंद्र की अनुभूति हो, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। एक आज पुराने सोमनाथ मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है। यह मंदिर 1783 में पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने बनाया था। देश भर में 1200 से ज्यादा खंडित तीर्थ स्थानों का उद्धार करने का महान कार्य पुण्य श्लोक अहल्याबाई होलकर ने किया था। उसमें से एक ये सोमनाथ मंदिर भी था। गायकवाड़ सरदारों की मदद लेते हुए उन्होंने यहाँ पर जूनागढ़ के साथ, नवाब के साथ हस्ताक्षर कर 1783 में एक मंदिर बनाया था। आज उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है और वो पुराना मंदिर भी आज यात्रियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सुलभ हो, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। शास्त्रोक्त रूप से अभी तय होना बाकी है, मगर कहते हैं कि पहले वहां शक्तिपीठ भी थी, मगर ये तो सुनिश्चित है कि वहां मां पार्वती का मंदिर था। उसी जगह पर 30 करोड़ रुपए की लागत से भिखुभाई एक दाता के सहयोग से एक अच्छा पार्वती मंदिर विशाल परिसर बनने जा रहा है और जिसमें शिव और पार्वती के मुंह एक दूसरे की ओर रहेंगे। इस प्रकार का जो मूल पार्वती मंदिर था उसकी तर्ज पर ये बनाने की आज शुरुआत होने जा रही है। मुझे लगता है कि सभी चीजें आज सोमनाथ परिसर के साथ जुड़ती है, तो यहाँ आने के लिए सोमनाथ के प्रति सबकी श्रद्धा तो कारण है ही, मगर और आकर्षण केंद्र भी जुड़ने के बाद न केवल आएंगे, यहाँ पर रहकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का अभिव्यक्ति भी करेंगे और परिवार के साथ पर्यटन का आनंद भी ले पाएंगे। ढेर सारी चीजें सोमनाथ के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ ट्रस्ट ने हाथ में ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध कार्यक्रम के तहत ये सब भी पूरी होगी। आज फिर से इसमें जिन जिन लोगों ने चारों प्रकल्प के लिए सहायता की है, विशेषकर भारत सरकार और गुजरात सरकार ने ये चारों प्रकल्प में जो सहायता की है, जिन दाताओं ने दान दिया है, वो सबका ट्रस्ट की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी को कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ट्रस्ट जो संभाल रहा है, इसको हम और आगे ले जाएंगे और इसका महिमा मंडन पूरे देश और विश्व में हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय जी। इस समारोह में आज सम्मिलित और उद्घाटित होने वाली घटकों के बारे में एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाई गई है, जिसे प्रस्तुत करने की मैं आज्ञा चाहूंगा। समुद्र तीरे शशिन प्रतिष्ठितं प्रभास तीर्थे परमं पवित्रं ज्योतिर्मयं गुर्जर भूमि रत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। सोम यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ।
महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ति का स्रोत सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमणों के बावजूद टस से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से श्री सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों में सोमनाथ के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। विविध अतिथि भवन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा दिलाई एवं राम मंदिर निर्माण व भालका तीर्थ का नव निर्माण कर आज सोमनाथ के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को आगे ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज असंख्य भक्तों के लिए पर्यटन, आध्यात्म व इतिहास से जुड़े स्थलों का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समंदर के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा और भगवान शिव शंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बातें कराएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सीसीटीवी सुरक्षा से सुसज्जित यह वॉकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षित और सलामत रखेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पथ का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर। इसी श्रृंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी। यह गैलरी मात्र मंदिर स्थापत्य की थीम पे बनी है। श्री सोमनाथ मंदिर के खंडित अवशेषों को यहाँ संजो के रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश भाषा के साथ ब्रेल लिपि में भी दी गई है ताकि हर एक व्यक्ति हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा होती थी। मर्यादित परिसर क्षेत्र और दुर्गम प्रवेश द्वार वाले पुराने मंदिर परिसर का नवनिर्माण कर कुल 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया को मंदिर परिसर में शामिल किया गया। वह मंदिर के प्रवेश मार्ग को सरल कर सन्मुख प्रवेश बनाया गया है। प्रथम मंजिल पे बनाए गए 2 हॉल, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकानें और विशाल परिसर यहाँ हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे ले जाएगा। साथ ही सोमनाथ परिसर में हो रहा है श्री पार्वती मंदिर का शिलान्यास। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पार्वती मंदिर का संकल्प रखा श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने और सूरत के भीखूभाई धामेलिया व उनके परिवार के सहयोग से आज यह सपना सच होने जा रहा है। दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ति की खुशबू विश्व के हर कोने में प्रसारित होगी। आज उत्सव है प्रभास के हर एक कण में शिव की उपस्थिति का। जय सोमनाथ। अब वह शुभ मुहूर्त आ गया है जिसके आगमन के लिए हम सभी बहुत समय से प्रतीक्षारत हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे आज के उत्सव को साकार करें और रिमोट के द्वारा विभिन्न घटकों के लोकार्पण अथवा शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करें।
अब मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर आशीर्वचन स्वरूप अपना वक्तव्य दें। जय सोमनाथ। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हम सभी के श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, श्रीपद नाइक जी, अजय भट्ट जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई, गुजरात सरकार में पर्यटन मंत्री जवाहर जी, वासण भाई, लोकसभा में मेरे साथी राजेश भाई, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रवीण लहरी जी, सभी श्रद्धालुओं, देवियों और सज्जनों, मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहा हूं, लेकिन मन से मैं स्वयं को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं, गुजरात ने इसे करीब से देखा है। ये हर कालखंड की मांग रही है कि हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें।
लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है। और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है, हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं,
जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं, सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। कठिनाइयों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारी सोच होनी चाहिए, इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की, एक नया भविष्य बनाने की। इसलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं, तो उसका भाव केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है, अतीत की प्रेरणाओं को संजोया है। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे, तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था। दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहां जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है।
पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। दुनिया को सदियों से आश्चर्य होता रहा कि इतनी विविधताओं से भरा भारत एक कैसे हैं, हम एकजुट कैसे हैं। लेकिन जब आप पूरब में हजारों किलोमीटर चलकर पूरब से पश्चिम सोमनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को देखते हैं, या दक्षिण भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं, वेशभूषा भी अलग, खान पान की आदतें भी अलग, लेकिन हमें एहसास होता है हम एक हैं। हमारी इस आध्यात्मिकता ने सदियों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में, आपसी संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, और हम सभी का दायित्व है इसे निरंतर मजबूत करते रहना। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के योग, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी में भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने की नई जागरूकता आई है। इसलिए हमारे टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आकार देने के लिए देश आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। रामायण सर्किट का उदाहरण हमारे सामने है। आज देश दुनिया के कितने ही राम भक्तों को रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े नए नए स्थानों की जानकारी मिल रही है। भगवान राम कैसे पूरे भारत के राम है, इन स्थानों पर जाकर हमें आज ये अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह बुद्ध सर्किट पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों को भारत में आने की, पर्यटन करने की सुविधा दे रहा है। आज इस दिशा में काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि इतनी थी कि उन्होंने दूर सुदूर क्षेत्रों को भी हमारी आस्था से जोड़ने का काम किया, उनके अपनेपन का बोध कराया। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम सक्षम हुए, जब हमारे पास आधुनिक तकनीक और संसाधन आए, तो हमने
इन इलाकों को दुर्गम समझकर उसे छोड़ दिया। हमारे पर्वतीय इलाके इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज देश इन पवित्र तीर्थों की दूरियों को भी पाट रहा है। बाबा केदारनाथ का विकास हो या उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए कठिन पहाड़ों में टनल और हाईवेज का निर्माण हो, वैष्णो देवी मंदिर के आसपास विकास हो या पूर्वोत्तर तक पहुंच रहा हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज देश में अपनों से दूरियां सिमट रही है। इसी तरह 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। गुजरात में भी 100 करोड़ से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स पर प्रसाद योजना के तहत काम चल रहा है। गुजरात में सोमनाथ और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स और शहरों को भी आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश ये कि जब पर्यटक एक जगह दर्शन करने आए तो दूसरे पर्यटक स्थलों तक भी जाएं। इसी तरह देश भर में 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। साथियों, पर्यटन के जरिए आज देश सामान्य मानवी को न केवल जोड़ रहा है बल्कि खुद भी आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि 2013 में देश ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जहां 65 स्थान पर था, 65th, वहीं 2019 में 34 स्थान पर आ गया, 34th। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश ने इन 7 सालों में कई नीतिगत फैसले भी किए हैं, जिनका लाभ देश को आज हो रहा है। देश ने ई वीजा रिजिम, वीजा ऑन अराइवल जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है और वीजा की फीस को भी कम किया है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी के लिए लगाने वाले जीएसटी को भी घटाया गया है। इससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत लाभ होगा और कोविड के प्रभावों से उभरने में भी मदद मिलेगी। कई फैसले पर्यटकों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी किए गए हैं, जैसे कि कई पर्यटक जब आते हैं तो उनका उत्साह एडवेंचर को लेकर भी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए देश ने 120 माउंटेन पीक्स को भी ट्रैकिंग के लिए खोला है। पर्यटकों को नई जगह पर असुविधा ना हो, नई जगहों की पूरी जानकारी मिले, इसके लिए भी प्रोग्राम चलाकर गाइड्स को ट्रेन किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, हमारे देश की परंपराएं हमें कठिन समय से निकलकर तकलीफ को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमने देखा भी है, कोरोना के इस समय में पर्यटन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है।
इसलिए हमें अपने पर्यटन के स्वभाव